2008 जैसा क्रैश शायद वापस आ सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स जैसे फाइनेंशियल टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, इनका स्पेकुलेशन है। लेकिन ऐसा क्यों? करंटली एक बहुत बड़ी स्विस बैंक है जिसका नाम है क्रेडिट स्विस, जिसकी फाइनेंशियल हेल्थ पर पूरी दुनिया को कंसर्न्स है। एंड अक्टूबर के एंड में कंपनी एक रीस्ट्रक्चरिंग करने वाली है, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या वर्ल्ड इकोनॉमी सर्वाइव करेगी या नहीं। तो अब ये क्राइसिस क्यों हुई, इसको मैंने इस वीडियो में एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाया है। ऑप्टिमल व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए वीडियो को 1.25x पर आप देख सकते हैं इफ यू प्रेफर अ फास्टर एक्सप्लेनेशन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, टिपिकली कहा जाता है कि बैंकिंग एक सिस्टेमिकली इंपॉर्टेंट सेक्टर है, यानी कि अगर इंडिया में समझो HDFC बैंक जितनी बड़ी बैंक बंद हो गई तो इंडिया का क्या हाल होगा। ऑब्वियसली पागलपन मच जाएगा, क्योंकि हम सारे कस्टमर्स हैं जिनके HDFC बैंक में इतने पैसे, इतने सारे लोगों ने होम लोन लिए हैं HDFC बैंक के थ्रू। तो अगर HDFC बैंक जितनी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कुछ हो जाता है ना, तो पूरी इकोनॉमी पे प्रॉब्लम आती है। इस चीज़ को हम रिपल इफेक्ट बोलते हैं। तो क्रेडिट स्विस एक ग्लोबल बैंक है। जैसे ग्लोबल बैंक आप जानते हो, गोल्डमैन सैक्स, JP मॉर्गन, चेज, इस स्केल की बैंक। एंड आपने सोचा होगा कि क्रेडिट स्विस, मैंने तो नाम नहीं सुना। क्रेडिट स्विस के पास करंटली 1.5 लाख करोड़ US डॉलर्स के एसेट्स है। दैट्स हाउ बिग दिस बैंक इज। लेकिन प्रॉब्लम ऐसी क्या हो गई? देखिए, एक कंपनी में जब अच्छा टैलेंट छोड़ के जाता है ना, दैट्स यूजुअली अ सिग्नल दैट कंपनी में कुछ शायद सही नहीं हो रहा। क्योंकि देखिए, रिसेंटली क्रेडिट स्विस के 2 बड़े डील्स में बड़े बड़े लॉसेस आ गए। इसी की वजह से क्रेडिट स्विस में जो सारे अच्छे एम्प्लॉयज थे वो अब धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं। क्रेडिट स्विस में एक सीनियर डील मेकर था जेम्स वेल्टर नाम का, जो 27 सालों की सर्विस के बाद कंपनी को सडनली छोड़ के गया। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उनका हेड ऑफ ग्लोबल क्रेडिट प्रोडक्ट्स डैनियल मैकार्थी वो भी छोड़कर चला गया। क्रेडिट स्विस का स्टॉक पिछले 3 सालों में 80% से नीचे गिर गया है। लेकिन क्या हुआ ऐसा एग्जैक्टली? देखिए, सारे दुनिया में बैंक्स को बहुत ज़्यादा रेगुलेट किया जाता है। गवर्नमेंट हमेशा नज़र रखती है कि बैंक में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, बिकॉज बैंक्स आर क्राइम सीन्स। अगर बैंक को हमने छोड़ दिया कि यार तुम अपने हिसाब से जो करना है करो, तो बैंक्स बहुत रिस्की चीज़ें करने लगती है, बिकॉज उनको अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना होता है। तो ऐसे रिसेंटली क्या हुआ था, एक ब्रिटिश कंपनी थी कॉल्ड ग्रीनसिल, जो एक अकाउंट्स रिसीवेबल लेंडर थी। सिंपल भाषा में समझाता हूँ उसका क्या मतलब होता है। अज्यूम कीजिए आप एक बिजनेस हो और आप कोई चीज़ बेचते हो, लेकिन जैसे ही आप वो चीज़ बेचते हो आपको पेमेंट 30 से 60 दिन बाद आती है। लेकिन चलो समझो आज आपको पैसों की बहुत ज़रूरत है और आपको 10,000 रुपये अगले महीने आने वाले हैं। तो आप एक बैंक के पास जाते हो और उनको आपकी इनवॉइस दिखाते हो कि मुझे अगले महीने 10,000 रुपये आने वाले हैं। तो बैंक क्या बोलती है? बोलती है कोई बात नहीं, आपसे मैं इनवॉइस लेता हूँ और आपको आज चलो 9,500 दे देता हूँ। और उसके 1 महीने बाद जब आपका कस्टमर 10,000 रुपये पे करेगा, वो आपको नहीं, डायरेक्टली बैंक को पे कर देगा। तो बैंक ने आज आपको 9,500 दिए, 1 महीने बाद आपके कस्टमर से बैंक ने 10,000 वसूल किए। मतलब बैंक ने आपको इफेक्टिवली एक लोन दिया और जो डिफरेंस थी वो बैंक का प्रॉफिट। इस चीज़ को हम अकाउंट्स रिसीवेबल लेंडिंग बोलते हैं। तो ये जो ग्रीनसिल नाम की कंपनी थी वो ये बैंक का काम करती थी, और क्रेडिट स्विस ने ग्रीनसिल में अपने क्लाइंट्स के $10 बिलियन इन्वेस्ट किए थे। एंड ग्रीनसिल की जो लेंडिंग प्रैक्टिसेस थी जो बहुत अग्रेसिव थी, ग्रीनसिल बहुत बड़े बड़े रिस्क लेता था जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसी की वजह से ग्रीनसिल बैंकरप्ट हो गया और क्रेडिट स्विस के क्लाइंट्स के पैसे डूब गए। फिर रिसेंटली जस्ट पिछले साल क्रेडिट स्विस ने आर्किगोस कैपिटल नाम के कंपनी को $30 बिलियन दिए थे। अब आर्किगोस कैपिटल एक हेज फंड थी। हेज फंड मतलब सिंपल वर्ड्स में एक म्यूचुअल फंड, लेकिन अमीर लोगों के लिए। तो हेज फंड को $30 बिलियन दिए मैनेज करने के लिए, ताकि वो उस पर और पैसा कमा के बैंक को थोड़ा पैसा दे सके। लेकिन जो हेज फंड का मैनेजर था बिल वांग, उसने बहुत सारे लफड़े किए और ये $30 बिलियन 1 महीने से भी अंडर पूरे जला दिए। मार्केट रिस्क की वजह से उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हो गई। तो यहाँ पे वापस क्रेडिट स्विस ने बहुत बड़ा रिस्क लिया और $30 बिलियन क्लाइंट के पैसों का लॉस हो गया। सिर्फ यही नहीं, बल्कि रिसेंट टाइम्स में क्रेडिट स्विस के CEO ने यह भी कहा, वी मे हैव द नीड टू अट्रैक्ट थर्ड पार्टी कैपिटल। सिंपल वर्ड्स में इसका यह मतलब होता है कि हमारी हालत थोड़ी पतली है तो हमको बाहर से थोड़े पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन उसने ये भी कहा कि बैंक अभी सिर्फ एक रीस्ट्रक्चरिंग के थ्रू जा रहा है। हमारी स्टॉक प्राइस डाउन है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं बैंक की हेल्थ बहुत ख़राब है। हम इससे वापस आएंगे और अक्टूबर ख़त्म होने से पहले हम वापस चीज़ें फिक्स कर देंगे। लेकिन अब एक सैड इंस्टेंस भी बताता हूँ। 2008 में जब लीमन ब्रदर्स कोलैप्स होकर फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी और इतना बड़ा क्रैश आया था, उसके कुछ ही हफ्तों पहले लीमन ब्रदर्स के CFO ने कहा था कि द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ आवर बैंक इज वेरी स्ट्रांग। तो यहाँ पर भी सिनेरियो काफ़ी सिमिलर है। अगर हम लीमन ब्रदर्स और क्रेडिट स्विस को कंपेयर करेंगे तो सिर्फ यही हुआ है कि जो बैंक थी उसने ज़्यादा रिस्क ले लिया, इवन मोर देन इट कुड अफोर्ड।
एंड इसके वजह से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है इन द नियर फ्यूचर। अब ये प्रॉब्लम आएगा नहीं आएगा ये हमको सिर्फ अक्टूबर के एंड में मालूम पड़ेगा, इसीलिए मैं इस वीडियो का एक अपडेट भी बनाऊंगा कि क्रेडिट स्विस के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था और वो हमारे वर्ल्ड पे कैसा इंपैक्ट ला सकता है। एनीवे मार्केट वापस क्रैश होने वाला है या नहीं ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए, एंड इस वीडियो से आपको अगर कोई भी वैल्यू मिलती है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं हर थर्सडे और संडे कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करता हूं, तो बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट मिस ना करें। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखना। आई विल सी यू अराउंड।